हेलो एवरीवन, सोशल वर्ल्ड में आपका दोबारा से स्वागत है बच्चों। मेरे इस अकॉर्डिंग आपने वो सारे वीडियो देख ही लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो पहले उनको देखिए और अपनी एसएसटी की प्रिपरेशन को बूस्ट अप कीजिए, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी के साथ साथ हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताते हैं एंड चैप्टर का एंड के बाद हम नोट्स को भी रीड अप करेंगे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे बच्चों। तो आज हमारा 5th टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। आज हम उसको अच्छी तरीके से रीड करेंगे, उसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको अच्छी तरीके से समझेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड अपना फीडबैक दें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। ठीक है, यहाँ पे विजुअलाइजिंग द नेशन का मतलब है कि लोग नेशन को कैसे देखने लगे थे, कैसे विजुअलाइज करने लगे थे। ठीक है, when it easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue। हम देखते हैं कि लास्ट में ऐसा क्या होता है, जो रिप्रेजेंट रूलर उनको हम स्टैचू एंड पोर्ट्रेट के थ्रू उनको सिम्बलाइज करते हैं। ठीक है, दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू अ नेशन। वो कैसे एक नेशन का फेस लेते हैं, वो कैसे हमारी भारत माता है वो एक नेशन का फेस लेंगे। हम उनकी फ़ोटो जब देखते हैं तो हम अपने आप को नेशन से कनेक्ट कर पाते हैं एक बहुत बेटर तरीक़ा से। ठीक है, आर्टिस्ट इन 18th and 19th century found a way out by personifying a nation। 18 और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने कुछ इमेजेस बनाई जिससे वो अब एक नेशन को पर्सोनीफाई कर पाएँ, रिप्रेजेंट कर पाएँ वहाँ की पॉपुलेशन के बीच में, जिससे जो वहाँ की पॉपुलेशन हो वो अपने आप को अपने नेशन से कनेक्ट कर पाए, एक नेशन की सेंटीमेंट सबके अंदर आए। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम दूसरे शब्दों में भी इसे कह सकते हैं, दे रिप्रेजेंट आ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन। और अदर शब्दों में, दूसरे शब्दों में बोले या दूसरे वर्ड्स में बोले कि वो कंट्री को एक पर्सन की तरह रिप्रेजेंट कर रहे थे 18 एंड 19th सेंचुरी के लोग, जिससे लोग उससे कनेक्ट हो पाए, लोगों के अंदर एक नेशनल की सेंटीमेंट एक बूस्टअप तरीके से आ सके, वो अपने नेशन के प्रति स्टैंड अप हो सके। नेशन वर देन portrayed a female figure stand for any particular woman in real life। देखो यहाँ पे जो आगे हम देखेंगे कि जो नेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा था फीमेल फिगर से। हम देखो वहाँ का देखेंगे, जर्मनी का देखेंगे, फ्रांस का देखेंगे कि वहाँ भी 2 ही एग्जांपल दिए गए हैं। तो उनका जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि उनके नेशन को एक फ़ीमेल फिगर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन असलियत में रियल में कोई वुमेन वहाँ पे स्टैंड नहीं, असलियत में ऐसी दिखने वाली कोई वुमेन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। ठीक है, ये बस एल्गिरीज थी जो नेशन को कनेक्ट करने में, लोगों को अपने नेशन की कनेक्ट करने में कि उनका नेशन है उसकी तस्वीर को देख के अपने अंदर एक नेशन की स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट लाने में हेल्प करें। असलियत में कोई ऐसी वुमेन नहीं थी। ठीक है, rather is sought to give the abstract idea of nation a concrete form। और एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत तरीके से जो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया स्प्रेड कर सके पूरे नेशन में। ठीक है, दैट इज़ द फीमेल फिगर बिकम एन एल्गिरी ऑफ अ नेशन। और जो ये फीमेल फिगर्स दिए जा रहे हैं ये क्या है, एल्गिरी ऑफ द नेशन है। अब एल्गिरी क्या होता है पहले मैं वो समझा देती हूँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। Algery, when an abstract idea, for instance greed, name, freedom, liberty, is expressed through a person or thing, and algery। ठीक है, पहले इतना समझो कि एक एब्स्ट्रैक्ट, एक स्ट्रॉन्ग आइडिया, एक नेशन का आइडिया, एक लिबर्टी का आइडिया, एक फ्रीडम का आइडिया हम किसके थ्रू सिम्बोलाइज करें, उसे एक्सप्रेस करें, दिखाएं एक पर्सन के थ्रू। जैसे इसकी जर्मनिया के थ्रू दिखाया जाएगा जर्मनी में, या अपनी थिंग्स को कैसे दिखाएं, एक पर्सन के थ्रू अपने थिंग्स को दिखाएं, पर्सन के थ्रू अपनी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, अपने स्ट्रॉन्ग आइडिया लाइक फ्रीडम के आइडिया को, ग्रीड को, लिबर्टी को एक पर्सन के थ्रू और थिंग्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सके, दिखा सके। और ये जो एल्गिरी होती हैं इनकी स्टोरीज़ के 2 मीन्स होते हैं, आपको याद रखना होगा।
एल्गिरी स्टोरी हैज़ टू मीनिंग, वन लिटरल एंड वन सिम्बॉलिक। वन लिटरल मीनिंग का मतलब यहाँ है बच्चों की, एक तो सीधे सीधे कि वो लिबर्टी को दिखा रही हैं, फ्रीडम को दिखा रही हैं, अपने देश की स्ट्रेंथ को दिखा रही हैं, ठीक है। और सेकंड सिम्बॉलिक मीनिंग ये कि आपने जर्मनी में भी देखा, फ्रांस में भी देखा कि वुमेन्स को लंबे समय तक सफ़र करना पड़ा, वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए, कोई राइट्स नहीं थे उनके पास। तो ये लंबे समय तक जो वुमेन्स को सफ़र करना पड़ा, अपनी इंडिया में भी करना पड़ा, तो अब जो उन देशों में सफ़र करना पड़ा, जो वहाँ के आर्टिस्ट थे उन्होंने ये जो एल्गिरीज बनाई है वुमेन्स के फेस की बनाई, वुमेन्स जिन्हें सिम्बलाइज कर रही है लिबर्टी एंड फ्रीडम को। फर्स्टली ये वुमेन की रिस्पेक्ट को सबके सामने शो अप कर रहा है, उनके सम्मान को दिखा रहा है कि जो वुमेन है वो सबके लिए फ्रीडम लिबर्टी की बात कर रही हैं, सबके लिए इक्वलिटी की बात कर रही हैं, ठीक है। एक वुमेन एल्गिरी के थ्रू वुमेन्स की रिस्पेक्ट को शो किया जा रहा है आर्टिस्ट ऑफ 18 एंड 19 सेंचुरी के, ठीक है। देखिए जर्मनी, जो जर्मेनिया है वो जर्मनी की एल्गिरी है। हम क्रिश्चियन मैरिनी देखेंगे जो फ्रांस की होगी, ठीक है। You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to protect ideas such as liberty, justice and republic. हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन को अगर हम रिकॉल करें, थोड़ा याद करें, तो हमको याद आएगा जो आर्टिस्ट थे उन्होंने बहुत सारी फीमेल एल्गिरीज को यूज़ किया, फीमेल फिगर्स को यूज किया। रियल में ऐसी कोई फीमेल एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, बट उन फीमेल एल्गिरीज की मदद से एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट, एक प्रोटेक्ट आइडिया, एक स्ट्रॉन्ग आइडिया, एक कॉन्क्रीट आइडिया को उन्होंने स्प्रेड किया, सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। जो सबके लिए लिबर्टी की बात कर रही हैं, जस्टिस की बात कर रही हैं, रिपब्लिक की बात कर रही हैं, ठीक है। दीज आइडल्स वर रिप्रेजेंटेड थ्रू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल। और जो दीज आइडल्स थे वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट किए जा रहे थे, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल्स के थ्रू। जैसे आप यहाँ पे जर्मेनिया को देखेंगे, स्टैम्प्स हैं, ये तलवार लिए, अपने फ्लैग लिए, इन सब के मीन्स मैं अभी आपको आगे बताऊँगी, ठीक है। As you remember that attribute of liberty are the red cap और the broken chain। हम इसे रिमेंबर रखें कि जो लिबर्टी दिखाई जा रही है वो रेड कैप से दिखाई जा रही है। ब्रोकन चेन मतलब हमने 9th में भी जो सिंबल्स वाली एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा था, ब्रोकन चेन का सिंबल जो हमने पढ़ा था, उसका मतलब ये था कि सभी लोग अब आज़ाद हो चुके हैं, कोई किसी के बंदश में नहीं है, कोई किसी के कैप्चर्ड में नहीं है, ठीक है। Well, justice is generally a blindfold woman carrying a pair of weeping scales. बेटिंग स्केल भी बोल सकते हैं इसे। हम यहाँ पे बेटिंग की स्केल्स का मतलब है, हम अपनी इंडिया में नहीं देखते हैं कि जो कोर्ट्स होते हैं उसमें जो एक एल्गिरी होती है वुमेन, जो आँखों में पट्टी बांधे होती है और अपने हाथ में एक तराजू लिए होती है, बेटिंग मशीन लिए होती है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बात की जा रही है। और कुछ जस्टिस जनरली ऐसे ब्लाइंडफुल, वहाँ पे भी तो जस्टिस ही की बात होती है कि कोई केस आता है तो उससे जो जज होते हैं वो सॉल्व करते हैं, है ना। तो वहाँ पे जो वो एल्गिरी शो अप करती है वो जस्टिस को शो करती है। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको इंडिया के मीन्स से तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। Similar female allegories were invented by artists in 19th century to represent the nation। ऐसी सिमिलर बहुत सारी एल्गिरीज अलग अलग नेशंस में डेवलप होती हैं अपने नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। इन फ्रांस सी वॉज क्रिश्चियन मैरिनी, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम। फ्रांस में उसकी एल्गिरी का नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्रिश्चियन मैरिनी, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो लिबर्टी वो किसके थ्रू दिखाई जा रही थी, रेड कैप के एंड ब्रोकन चैन के, और जस्टिस ब्लाइंडफुल वुमेन कैरिंग अ वेटिंग मशीन, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आर्टिस्ट ने बहुत सारी फीमेल एल्गिरीज को यूज़ किया था एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को स्प्लिट करने के लिए। वो आइडियाज़ कौन से थे, लिबर्टी थी, जस्टिस थी एंड रिपब्लिक थी। तो मैं जिन पे सर्कल कर रही हूँ उनको तो अच्छे से अंडरलाइन करना एंड ऑफकोर्स आप अच्छे से पढ़ेंगे उसको। और जो फ्रांस की एल्गिरी थी क्रिश्चियन मैरिनी, वहाँ क्रिश्चियन मैरिनी वहाँ का एक पॉपुलर नेम भी था, ठीक है। तो उसी के नाम पे वहाँ की एल्गिरी बनाई जाती है, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ अ पीपल नेशन। जो किस आइडिया को अंडरलाइन करती है, किस आइडिया को हाईलाइट करती है वहाँ के पीपल्स में,
वो था पीपल ऑफ नेशन, ये जो नेशन है, ये देश है, ये लोगों का देश है, ठीक है। ही करेक्टराइज्ड वर ड्रॉन फ्रॉम दूज ऑफ लेवर्टी एंड रिपब्लिक, और वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि वो लेवर्टी को दिखा रही थी, रिपब्लिक को दिखा रही थी। किसके थ्रू दिखा रही थी? रेड कैप के, द ट्राई कलर फ्लैग जो रेवोल्यूशनरीज लाए थे, ठीक है, द कॉकेट से, ठीक है। और रेड कैप आपको याद होगा जैकविन क्लब में रेड कैप वहाँ के एक्टिव मेंबर ने पहनना स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। मैं आपको कुछ नाइन्थ के कॉन्सेप्ट भी याद कराती हुई चल रही हूँ, जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं अगर वो देख रहे हैं तो। स्टैचू ऑफ मैरिनी वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स टू रिमेन द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी एंड persuade them to identity with it। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो ये एल्गिरीज थी या फिर हम फ्रांस की एल्गिरी मैरिनी की बात करें तो इन सबको पब्लिक स्क्वायर्स होते थे, वहाँ पे लगाया जाता था, इरेक्ट किया जाता था, या फिर बोल सकते लगाया जाता था। क्यों लगाया जाता था? कि जो उस देश के लोग हैं वो अपने आप को यूनाइट महसूस कर सकें कि वो सब भी एक हैं। जैसे भारत माता की जो फ़ोटो होती है हम उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, तो वैसे ही कि वहाँ फ्रांस के लोग अपने आप को यूनाइट महसूस कर सकें कि ये देश उनका है, ठीक है। याद रखना होगा कि उनको पब्लिक स्क्वायर्स में क्यों लगाया जाता था, तो आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। मैरिनी इमेज व एक मिनट मैरिनी इमेज व मार्क्ड वन कॉइन एंड स्टैम्प। हाँ, जो मैरिनी की इमेज थी वो क्या मार्क कर रही थी, क्या बात को एम्फेसिस कर रही थी? कॉइन्स एंड स्टैम्प। आप देख सकते हैं ये स्टैम्प्स है, ठीक है। नहीं तो मैरिनी तो जर्मनी है। मैरिनी की पिक्चर यहाँ पे दी गई है, इतने सिम्बोलाइज तरीके से नहीं है जो हम आपको समझा सकें, लेकिन ठीक है आगे हम इसके मतलब समझेंगे, ठीक है। मैरिनी इमेज व मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प, ठीक है। जो मैरिनी की इमेज थी वो क्या मार्क कर रही थी? कॉइन्स और स्टैम्प्स के थ्रू वो लिबर्टी, जस्टिस एंड फ्रीडम को दिखा रही थी, लोगों के बीच में इक्वालिटी को दिखा रही थी, ठीक है। सिमिलरली इन जर्मेनिया बिकम द एल्गिरी ऑफ द जर्मन नेशन। याद रखना कि जर्मन नेशन की एल्गिरी है, जो वहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, फ्रीडम के आइडिया, लिबर्टी के आइडिया को शो अप करती है, स्प्रेड करती है एक एम्फेसिस तरीके से, ठीक है बच्चों। मैं बहुत सारी इंग्लिश के वर्ड यूज़ करती हूँ कि आप अपने क्वेश्चन आंसर में डाल के अच्छा आंसर लिखें और आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स गेन करें। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वियर आ क्राउन ऑफ ऑक लीव्स एज द जर्मन ऑक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। जो जर्मेनिया है वो बियर कर रही है क्राउन ऑफ ऑक लीव्स, आप देख सकते हैं, एंड जर्मन ऑक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। ये देखो, ये पहले आपको क्या ऑक ट्रीज की वो दिए जा रही हैं, और फिर जो जर्मन के ऑक स्टैंड्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं? वो ये शो कर रहे हैं उसके हीरोइज्म को, उसकी स्टैंड को, उसकी ताकत के जर्मन देश की, ठीक है। अब हम इन सब के और वो क्रिश्चियन मैरी के एंड जर्मेनिया के जो सिम्बल्स हमें दिए गए, ऑक लीव्स, क्राउन्स, ठीक है, क्वाइंस, स्टैम्प्स, वो क्या सिम्बोलाइज कर रहे हैं, क्या सिम्बलाइज कर रहे हैं, मैं वो समझना होगा। एक दो मार्क्स में एमसीक्यूज़ में आ सकता है, तो मैं आपको बता देती हूँ, बस मैं आपको यहीं पे बता दूँ, बट आप रिटन तो कर नहीं रहे हो, आप अंडरलाइन कर रहे हो ना अपनी बुक पे, तो मैं आपको पोर्शन बता रही हूँ जहाँ पे ये सारे आपके लिखे हैं, जिन्हें आप रीड अप कर सकते हो। हाँ, सारे मीन्स ऑफ सिंबल यहाँ पे लिखे हैं। ब्रोकन चेन की बात हुई थी। विंग फ्रीड मतलब होता है फ्रीडम, जो फ्रीडम को शो कर रहा हो, ठीक है। डिस्प्लेड विथ ईगल, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईगल थी जर्मेनिया में जो उसकी गाउन पे, तो वो क्या शो कर रही है? सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ, जर्मन की स्ट्रेंथ को, उसकी ताकत को शो कर रही है। क्राउन ऑफ ऑक ट्रीज, जो हमने जर्मेनिया में जो लीव्स थी पीछे, उन ऑक ट्रीज, वो लीव्स क्या शो कर रही हैं? हीरोइज्म को। मैंने बोला जो पीछे लीव्स थी वो क्या शो कर रही थी? वो हीरोइज्म को, उसकी स्ट्रेंथ को, जर्मन की ताकत को, जर्मन के स्ट्रेंथ को सिंबलाइज कर रही हैं। और जो ये ईगल के सिंबल थे, ठीक है, वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? सिंबल ऑफ द जर्मन एम्परर, मतलब जो जर्मन का एम्परर था उसकी स्ट्रेंथ को, ये जो ईगल हैं वो शो कर रही हैं जर्मन के एम्परर की स्ट्रेंथ को, उसकी ताकत को। और क्राउन ऑफ ऑक लीफ हीरोइज्म को, पूरे जर्मन नेशन की ताकत को शो कर रही हैं, ठीक है।
स्वॉर्ड, रीडनेस टू फाइट, कि वैसे रीडनेस टू फाइट मतलब वो लड़ाई के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर कोई उनके देश पे हमला करता है, वार्स करता है एंड उनकी डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, वो फाइट करने के लिए तैयार है। यहाँ पे ये है। ऑलाइव ब्रांचेस अराउंड द स्वॉर्ड, विलिंगनेस टू मेक पीस, एंड वो शांति में भी बहुत विश्वास रखते हैं। तो ये जो सिंबल्स एल्गरी के साथ आर्टिस्ट ने जोड़े थे, वो उनके नेशन के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, उनके नेशन को और एम्फेसाइज कर रहे थे। ब्लैक, रेड एंड गोल्डन ट्राई कलर, फ्लैग ऑफ द लेबर नेशनलिस्ट इन 1848 वेंट बाई द डक्स ऑफ द जर्मन स्टेट। ये जो ट्राई कलर फ्लैग था जर्मन का, जो किसने बनाया था, लेबर नेशनलिस्ट ने बनाया था 1848 में, वो वेंट कर दिया गया था डेक्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स के। वो जो पीछे फ्लैग है अब वही दिखाया जा रहा है आर्टिस्ट के थ्रू। रे ऑफ द राइजिंग सन, बिगनिंग ऑफ न्यू एरा, कि अब एक नया एरा आ चुका है, एक नया समय आ चुका है, एक नया युग की शुरुआत हो चुकी है हर एक नेशन में। हर एक नेशन में एक नया एरा आ चुका है, एक नया युग आ चुका है। हर जगह फ्रीडम की बात हो रही है, लिबर्टी की बात हो रही है, इक्वालिटी की बात हो रही है। ठीक है, सब कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, नेशनल यूनिफिकेशन चाहते हैं। ठीक है, तो एक नया एरा आ रहा था, लोग मोनार्ची से हट के एक पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल की तरफ मूव कर रहे थे। ठीक है, तो ये सिंबल्स एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से ये हैं। और इनके सिंबल्स मैंने आपको समझा दी किसका क्या मतलब। इसका फ्री, ये जर्मन का जो एम्पायर था, उनका राजा था, उनकी स्टैंड दिखा रहा था। ये हीरोइज्म उसके पूरे जर्मन नेशन की स्टैंड को दिखा रहा था। और ये जो था वो फाइट के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है, अगर कोई उनसे लड़ाई करना चाहता है। विलिंग टू मेक अ पीस, वो शांति के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है, वो शांति की तरफ ज़्यादा मूव करना चाहते हैं। और ये जो फ्लैग है वो सिंबलाइज कर रहा है जो वहाँ के एरिस्टोक्रेसी क्लास ने जो लेबर नेशनलिस्ट का फ्लैग था 1848 में जो वेंट कर दिया था उसको। और रे ऑफ राइजिंग सन जो है वो न्यू बिगनिंग एरा को दिखा रही है कि नया युग आ गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है जिसमें 1850 तक, जो 1850 तक जो जर्मनिया थी वो फॉलन थी। वहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई लिबर्टी नहीं थी, कोई फ्रीडम नहीं था, वो पूरी तरीके से गिर चुका था। वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह मोनार्क्स पावर को एक्सप्लेन किया जा रहा था। बट 1860 1860 तक जो जर्मनिया है वो स्टैंड अप होती है एंड वो स्टैंड अप होती है एंड वो रेडी है फाइट करने के लिए और अपने जर्मन नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम अदर नेशंस एंड मोनार्च एब्सोल्यूट पावर। ठीक है, तो ये भी मतलब वैसे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अच्छे से याद रखना आप लोग। कभी का पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो यही दे दिया, तो आपको बताना होगा ना कि जो एक नया एरा आ चुका है 1816 में, वो स्टैंड अप है अपने पूरे जर्मन नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और 1815 तक वो एक फॉलन थी, कोई वहाँ पे रूल रेगुलेशन लिबर्टी एंड फ्रीडम नहीं थी लोगों के पास। ठीक है, एंड दिस इज नॉट अ कोई एनी रियल वुमेन एंड क्यून, इट ओनली अ सिंबल। ठीक है, ओनली एल्गिरी, सब ये एक एल्गिरी है, रियल में ऐसी कोई वुमेन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। ठीक है, बच्चों थोड़ी सी खांसी आ जाती है तो कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं खुद। ठीक है, अब टॉपिक जो 6 हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो हमारा शायद 8 पार्ट होगा, तो उसमें हम नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, अच्छी तरीके से कवरअप करेंगे। और ये जो टॉपिक है बच्चों को कम समझ में आता है तो हम ये इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और अच्छी तरीके से देखेंगे एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपको साथ में बताती हुई चलूँगी। ठीक है, एंड अभी मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो मैंने आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही दिए हैं कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में ये पूछा क्या कब तक पूछा जाए। ठीक है, तो ये जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं मैं उनको बता देती हूँ आपको। और ये जो सिंबल्स हैं उनको एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, तो उनको याद रखना। एल्गिरी क्या होता है, ये मीन आपका व्हाट इज़ द मीन ऑफ एल्गिरी तो आपको पता होना चाहिए।
एलगिरी क्या सिंबलाइज करती है वो भी आपको पता होना चाहिए। और जो जर्मनी की एलगिरी कौन थी वो आपको पता होना चाहिए, वो क्या वियर करती थी और क्या रिप्रेजेंट करती थी। फ्रांस की एलगिरी कौन थी, ठीक है। तो इसमें जो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे बट याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। ओके बाय। आपका आज 5th टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है एंड लास्ट आपका 6th टॉपिक रह जाएगा, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, जहाँ पे हम अच्छी तरीके से उसे कवरअप करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, और उसके बाद हम उसकी नोट्स को रीड अप करेंगे एंड क्वेश्चन आंसर्स की कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। एंड आप सभी मुझे कमेंट में बताना जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो आप कौन से सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना चाहोगे, सिविक्स, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड टेक केयर, बाय।